हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी अपनी क्लास में। और दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जो कि सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीव विज्ञान की क्लासेस लगातार चल रही हैं इस चैनल पे, तो आपको जो है सब सहायता मिल रही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। आप इसी तरह जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी समस्या है अगर किसी टॉपिक में, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजी की क्लास में दोस्तों, जो पिछली क्लास थी वो हमारी बैक्टीरिया या जीवाणु के बारे में थी, वो कंप्लीट हो गई। बैक्टीरिया वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। अब आज से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज एक नया टॉपिक शुरू भी करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है। तो जो है आप बने रहिए साथ में और कमेंट के माध्यम से बताएं कि कहीं कोई समस्या है, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है। और बिल्कुल क्लास रेगुलर करते रहें। ठीक है। तो बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। जो टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में है? जैसा कि आपको पता है कि हम मोनेरा जगत पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने मोनेरा जगत आपको पढ़ाया है और अभी मोनेरा जगत में ही इस जीवाणु को हम शामिल करेंगे। तो ये मोनेरा जगत में कौन सा जीवाणु है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इसकी चर्चा जो है कई बार हो चुकी है। ठीक है। काफी महत्वपूर्ण ये बैक्टीरिया है। आइए देखते हैं ये क्या है। इसको हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। नील हरित शैवाल क्या है ये? नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको तीनों नाम आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये है क्या? जानते हैं ये है क्या? ये दरअसल बैक्टीरिया है। शैवाल आप शब्द इसमें जरूर देख रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, साइनोबैक्टीरिया ये बैक्टीरिया है। ठीक है। क्या है? ये जीवाणु है। ठीक है। ये क्या है? जीवाणु है, सबसे पहली बात। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में ये जान लीजिए कि पृथ्वी के सबसे सफलतम जीवधारियों के समूह हैं। पृथ्वी के सबसे सफलतम जीवाणुओं के समूह हैं। सबसे सफलतम जीवाणु तो है ही, इसलिए सबसे सफलतम जीवधारियों के समूह है। कैसे? अभी हम आपको बताते हैं। ये समूह है, यह भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इनको सबसे सफलतम क्यों कहा गया है। ठीक है। अब देखिए इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ है? पॉइंट वाइज चीजों को समझिएगा। उपस्थिति की कहाँ कहाँ है दोस्तों? जहां भी ऑक्सीजन उत्पादक आपको मिल सकते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है। उपस्थिति जहां भी O2 या ऑक्सीजन उत्पादित करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीवधारी मिल सकते हैं या उनकी उपस्थिति हो सकती है, वहां ये पाए जाएंगे। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये ना पाए जाए। जहां भी किसी भी किस्म का जो भी फोटोसिंथेसिस करने वाला जीव या पादप है वो पाया जा सकता है, तो ये जरूर पाए जाएंगे। अभी मैंने एक चीज डिस्कस नहीं की आपसे, सफलतम जीवधारियों का समूह क्यों है, ये तो इनकी उपस्थिति हो गई। अब देखिए ये जो है इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो चीज क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति, मतलब ये सबसे प्रारंभिक जीवाणु हैं जो अपना भोजन खुद बनाने में सक्षम है। ठीक है।
तो ये जो है सबसे सफलतम है जीवाणुओं में भी और जीवधारियों में भी, जिन्होंने सबसे पहले अपना भोजन बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, सबसे पहले अपना भोजन बनाना प्रारंभ किया। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही डिस्कस कर दिया था कि इनकी जो संरचना है, ठीक है, इनकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर, संरचना, इनकी जो संरचना है, पांचवा पॉइंट, संरचना या स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बताया ना, ये क्या है, जीवाणु है। इससे क्या पता चलता है, इनका जो स्ट्रक्चर है ये अपेक्षाकृत जीवाणुओं के ज्यादा करीब है, न कि शैवालों के। मतलब शैवाल तो केवल इनमें नाम है, या क्लोरोफिल एक जो है एक विशेषता है जो शैवालों की पाई जाती है इनमें, नहीं तो इनका जो स्ट्रक्चर है, जो भी इनका कोशिकीय स्ट्रक्चर है या जो है सेल का स्ट्रक्चर है, वो किसके करीब है, संरचना जो है जीवाणुओं के ज्यादा करीब है, ज्यादा करीब है, न कि शैवालों के। मतलब शैवालों की अपेक्षा जो है, शैवालों की अपेक्षा इनकी जो संरचना है वो किसके ज्यादा करीब है, जीवाणुओं के या बैक्टीरिया के। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये जो है जल का प्रयोग, जल का प्रयोग करते हैं, जाहिर सी बात है भोजन बनाने के लिए जल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये है स्वपोषी। तो देखिए, जल का प्रयोग ये किसके स्रोत के रूप में करते हैं, हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में। ठीक है, हाइड्रोजन के रूप में जल का ये प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है इसमें जल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन इन्होंने लिया, ऑक्सीजन का इन्होंने उत्पादन किया, तो इसके बाद इन्हें जल अपने आप प्राप्त हो गया। क्योंकि आपको पता है H2O मतलब क्या होता है, जल होता है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, तो ये जल के रूप में किसका स्रोत का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा अगला पॉइंट हुआ। अब देखिए, ये कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, जलीय होते हैं, तंतुवत होते हैं, तंतुवत मतलब धागे की तरह इनकी संरचना होती है, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी आपने देखा है, मतलब ऑटोट्रोफ होते हैं, ये ऑटोट्रोफिक होते हैं या ऑटोट्रोफ कह सकते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन क्लोरोफिल और उसका प्रकाश संश्लेषण की मदद से खुद बना लेते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी ही होगी, इसलिए क्या है, ये स्वपोषी है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक इनमें विशेष बात होती, एक एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं पॉइंट को ही फोकस कर रहा हूं, तो पॉइंट कोई भी मिस मत करिएगा। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है या सेल वॉल होती है, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अब देखिए, कुछ गुण आपको इसमें दिख रहे होंगे जीवाणुओं के, कुछ गुण इसमें पादपों के या शैवालों के दिख रहे होंगे। अब देखिए, सेलुलोज आपको पता है कि पादप कोशिका का ये बहुत ही प्रमुख लक्षण है। जंतु कोशिका से इसकी जो है विभिन्नता इसी वजह से है, क्योंकि जो इसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर हुआ। तो ये गुण किसका है, शैवालों का है या पादपों का है। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, किसमें, साइनोबैक्टीरिया में या नीलहरित शैवाल में लैंगिक जनन नहीं होता, इनमें जनन अलैंगिक होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, लैंगिक जनन नहीं होता, जनन में लैंगिक जनन नहीं होता, बल्कि अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मतलब इसमें नर मादा के माध्यम से जनन नहीं होता। क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए, अब चूंकि आपको ये पता है कि ये भी शुरुआत की मोनेरा कोशिकाएं हैं,
क्या है, मोनेरा जीव है या मोनेरा कोशिकाएं है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अंग है अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, इनका क्या होता है, अभाव होता है। इनकी कोशिकाओं में इनका अभाव होता है, इन कोशिकांगों का अभाव होता है। ये मोनेरा जगत की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखिए अगली विशेषता क्या है, आनुवंशिक इकाई तो पाई ही जाएगी। तो आनुवंशिक इकाई में क्या पाया जाएगा, आनुवंशिक इकाई के रूप में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। मतलब डीएनए के माध्यम से इनके जो है आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। क्लियर हुआ, चलिए ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए ये सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर स्वपोषी हैं। एक तो शुरुआती जीव है, मतलब एकदम प्राचीन सफलतम जीव है ये क्या है, अत्यधिक आत्मनिर्भर स्वपोषी जीव, अत्यधिक आत्मनिर्भर स्वपोषी जीव होते, मतलब संरचना के स्तर पे सोचिए मोनेरा जगत में शामिल किए जाते हैं लेकिन आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें जो कोशिका विभाजन होता है, आपने पढ़ा है इसके पहले कोशिका विभाजन, जब आपने सेल पढ़ा है तो आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, कोशिका विभाजन, कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है। रिवीजन में एक बार कर लें। एक होता है असूत्री, दूसरा होता है समसूत्री, और तीसरा क्या बताया था हमने, अर्धसूत्री। अब इन तीनों का मतलब क्या था, असूत्री किसमें होता है, असूत्री होता है, ये जो असूत्री है यही मोनेरा या साधारण कोशिकाओं में होता है, मोनेरा में होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन, मतलब केंद्रक लंबा हो जाता है और लंबा होके एक नई कोशिका के साथ अलग हो जाता है, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन। ये एक कोशिकीय सरल कोशिकाओं में होता है। समसूत्री आपने देखा होगा, समसूत्री किसमें होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, बहुकोशिकीय कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में। किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में। चलिए तो ये याद रखना जरूरी है आपका, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, आप इनको याद कर लीजिएगा। तो ये कोशिका विभाजन इनमें किस तरह का पाया जाता है, क्या लगता है आपको। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, कोशिका विभाजन मोनेरा जगत में भी हमने आपको बताया। तो कोशिका विभाजन इसमें असूत्री प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का। असूत्री प्रकार का मतलब प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन, मतलब केंद्रक क्या होगा, जैसे ये कोई जीव है, यहां पर इसका केंद्रक है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो है केंद्रक ऐसे लंबा होता जाएगा, फिर धीरे धीरे ये केंद्रक को लेके एक टुकड़ा इधर अलग हो जाएगा, एक टुकड़ा इधर अलग हो जाएगा। प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन होता है। ठीक है, चलिए कोशिका विभाजन भी आपने इसमें देख लिया साइनोबैक्टीरिया में। अब साइनोबैक्टीरिया में और क्या देखना है, अब देखिए इनका जो महत्व है। ठीक है, पहली चीज तो जान लीजिए, एक और तथ्य जान लीजिए, लाल सागर आपने सुना होगा, लाल सागर। लाल सागर का रंग क्या है, लाल है। लाल सागर का रंग क्या है, लाल। लाल सागर का रंग लाल क्यों है, ये साइनोबैक्टीरिया की वजह से। लाल रंग का जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, इसी की वजह से इसका रंग लाल है। ठीक है, इसका रंग क्या है, लाल है। अब आइए देखते हैं कुछ और बातें देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है
कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ये देखते हैं कि इनका क्या महत्व है। ठीक है, इनका हम महत्व देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या ये महत्वपूर्ण भी है? ये तो हमने इनकी विशेषता देख ली, इनकी संरचना देख ली, क्या ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है? आइए देखते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। इनका जो है इम्पोर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है। अब देखिए, ये एक चीज जान लीजिए, ये सबसे पहले आपने पढ़ा ही होगा इसके पहले कि जैसे निर्जीव थे, इसके बाद सजीव बने, और सजीव में क्या हुआ, सबसे पहले कोई भी जीव ऐसे रहे होंगे जो सबसे पहले स्वपोषी बने, मतलब जिन्होंने अपना भोजन खुद बनाना शुरू किया। परजीवी की जो है विशेषता को छोड़ के स्वपोषी का जो है गुण पैदा किया, मतलब खुद अपना भोजन बनाने लगे। तो ये सर्वप्रथम महत्व में समझिए, सबसे बड़ा महत्व क्या है, ये सर्वप्रथम स्वपोषी जीव है। ये सबसे पहले वाले स्वपोषी, इसीलिए मैंने कहा था वहां पर आपको कि ये सबसे सफलतम है। इसका मतलब ये है कि ऐसे जीव हैं, प्रारंभिक जीव, जो सबसे पहले स्वपोषी बने। तो सर्वप्रथम स्वपोषी जीव है, ये सबसे पहले वाले स्वपोषी जीव हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन का निर्माण किया। देखिए, ऑक्सीजन का निर्माण करना भी ये बताता है कि जो है ये जीव स्वपोषी हैं। क्यों? जिनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिन जीवों में क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी उनमें प्रकाश संश्लेषण होगा। इसका मतलब है कि वो अपना भोजन खुद बनाएंगे, और जब वो अपना भोजन बनाएंगे तो एक सह उत्पाद के रूप में एक गैस निकलती है जो क्या है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन बहुत सारे जीवधारियों के लिए या समस्त जीवधारियों के लिए, जो जितने भी जीवधारी उपस्थित हैं उनके लिए श्वसन का या प्राणवायु का काम करेगी। इसका मतलब इन जीवों में जो स्वपोषण है या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो अन्य जीवों के लिए भी जो है उतनी ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो दूसरे रूपों में हो। पहले रूप में हो कि ये भोजन बनाएंगे, तो अपना भोजन तो बनाएंगे, जैसे पादपों में आपने देखा होगा कि अपना भोजन बनाते हैं लेकिन वो संचय करते हैं, तो अपना भोजन भी इस्तेमाल करते हैं अपनी जैविक आवश्यकताओं के लिए, और जो संचित करके रखते हैं वो मनुष्य और जीव भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कम से कम ये अपना भोजन तो खुद बना ही रहे हैं और ऑक्सीजन को जो है उत्पादित कर रहे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ये तो इनकी पहली विशेषता है। ये सर्वप्रथम जो है स्वपोषी जीव हैं जो ऑक्सीजन का निर्माण किए, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है इन्होंने क्या किया, जीवन को संभव बनाया, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब देखिए, पृथ्वी जो है, दूसरा क्या है, पृथ्वी वायवीय, वायवीय मतलब एरोबिक, पृथ्वी को वायवीय किसने बनाया, इन्हीं ने ही बनाया, इन्होंने ही वायवीय बनाया। मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल है एरोबिक है, ये जो है इन्हीं की वजह से संभव हुआ, इन्हीं की वजह से संभव हुआ। देखिए कितने महत्वपूर्ण हैं। साइनोबैक्टीरिया सबसे सफलतम है और सबसे आवश्यक है कि वायवीय को बनाने में पृथ्वी को इन्हीं का योगदान है, सर्वप्रथम इन्हीं का योगदान है, जो कि सबसे बड़ी विशेषता है। ये देखिए, और वायुमंडल का निर्माण, अब एरोबिक बनाया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वायुमंडल के निर्माण का श्रेय इन्हें ही जाता है। जो आज आप पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण देख रहे हैं, वायुमंडल के निर्माण का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्हीं को, किसको, साइनोबैक्टीरिया को, इन्हीं को जाता है। मतलब साइनोबैक्टीरिया ही वो जीव है जो वायुमंडल की रचना किए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं वो, यही ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, मृदा की उर्वरता की वृद्धि में सहायक, मृदा की उर्वरता की वृद्धि में साइनोबैक्टीरिया कैसे सहायक होते हैं?
कई बार आप पढ़ चुके हैं ये कॉन्सेप्ट, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा, नाइट्रोजन के फिक्सेशन द्वारा, स्थिरीकरण द्वारा या नाइट्रोजन के फिक्सेशन द्वारा। मतलब जीवाणु ये काम करते हैं, नीलहरी शैवाल ये काम करते हैं क्या, कि वायुमंडल के जो 78% नाइट्रोजन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पौधे जो है, पौधों को इनकी आवश्यकता होती है प्रोटीन पदार्थ बनाने में, नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन गैस की किसके बनाने में, प्रोटीन पदार्थ। तो पौधे अपने प्रोटीन पदार्थ को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता तो महसूस करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को सीधे रूप में नहीं ले सकते। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे जो है शैवाल क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, भूमि में रह के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस तरह होता है, नाइट्रोजन गैस को जो है वो किस में बदलते हैं, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में, अब और अन्य यौगिकों में भी जो पौधे ग्रहण कर सकें। इसके बाद इन चीजों को पौधे क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, पौधों के द्वारा इनको ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, ग्रहण कर लिया जाता है, पौधों के द्वारा इनको ग्रहण कर लिया जाता है। इसके तत्पश्चात जो है इनकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, प्रोटीन निर्माण करने में वो जो है अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है इनकी भूमिका किसके प्रक्रिया में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ये आप कई बार देख चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधों को जो है नाइट्रोजन दूसरे यौगिक के रूप में प्राप्त हो जाता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब और क्या देखना है आपको, अब जैसे नाइट्रोजन हो गया, अब देखिए कुछ ऐसे ये होते हैं नीलहरी शैवाल जो क्या करते हैं, जैसे स्पाइरुलिना है, एनाबीना है, कौन से हैं कौन से हैं, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, एनाबीना, ये जो नीलहरी शैवाल है ये क्या करते हैं, ये मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए, देखिए कुछ नीलहरी शैवाल जो जलीय होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत सारी मछलियों के लिए और जो शाकाहारी जीव हैं, समुद्री जीव हैं, उनके लिए क्या करते हैं, भोजन का काम करते हैं। अन्य जलीय जीवों के लिए, जलीय जीवों के लिए भोज्य पदार्थों का काम करते हैं, भोज्य पदार्थों का काम करते हैं। ठीक है, किसके लिए, मछलियों के लिए या अन्य जलीय जीवों के लिए। क्या है, स्पाइरुलिना हुए, एनाबीना हुए, ये मतलब ऐसे जो है ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो मछलियों और शाकाहार पर निर्भर करने वाले जलीय जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का काम करते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब राइजोबियम, अब राइजोबियम आपने नाम सुना ही होगा, राइजोबियम वही है जो अभी आपने देखा, मतलब क्या, राइजोबियम ही वो नीलहरी शैवाल है। राइजोबियम ये महत्वपूर्ण नील हरित शैवाल है, जो एक तो आपने देखा है कि कुछ जो है नीलहरी शैवाल क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण राइजोबियम है क्योंकि ये क्या करता है, लेग्यूमिनेसिकुल जो होता है, दाल वाली जो प्रजातियां होती हैं, इनकी जड़ों में, इनकी जैसे मटर है तो मटर की जड़ों की गांठों में, ठीक है, मटर की जड़ों की गांठों में जो है ये नीलहरी शैवाल पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, राइजोबियम। और ये क्या बनाते हैं इनके साथ, पौधों के साथ, सहजीवी संबंध। ठीक है, सहजीवी संबंध, जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं मटर के पौधों के साथ।
एक सहजीवी संबंध होता है जिसमें मटर के पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ों की गांठों में इनको क्या देते हैं, आश्रय देते हैं, मतलब रुकने की जगह देते हैं। और ये बदले में राइजोबियम मटर के पौधों को क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अन्य यौगिकों में जिन्हें वो ग्रहण कर सकें, जैसे नाइट्रेट नाइट्राइट, उसमें जो है परिवर्तित करके देते हैं ताकि वो अपना प्रोटीन पदार्थ बना सके। मटर में क्या पाया जाता है, प्रोटीन आपको बहुतायत मिलता है। मटर में या दाल में आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन ये कैसे बना पाते हैं, अगर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ना करते तो आपको प्रोटीन न मिलता। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, इसमें राइजोबियम अपना काम करता है। क्लियर हुआ। चलिए, महत्वपूर्ण है साइनोबैक्टीरिया, दैनिक जीवन में बहुत सारे इनके आर्थिक लाभ हैं। ठीक है, अब ये जो सहजीवी संबंध आपने देखा, सहजीवी संबंध मतलब आपने देखा, क्या देखा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा। तो इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ये इनके साथ तो होता है, मटर के पौधों के साथ। कवक, अभी आप अगले टॉपिक में कवक भी पढ़ेंगे, फंजी जिसको कहते हैं। कवक से लेके साइकस, साइकस वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है। साइकस वृक्ष से भी और कवकों से भी अलग अलग इनका जो है सजीवी, मतलब बहुत किस्में इनकी ऐसी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की या नील हरी शैवालों की, जो अलग अलग बहुत सारे जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाती। पादप में आपने देख ही लिया, पादप में आपने मटर के पौधे के साथ सहजीवी संबंध देखा राइजोबियम का। कवक के साथ ये सहजीवी संबंध में लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, लाइकेन बनाते हैं। साइकस के साथ जो है ये सहजीवी संबंध बनाते हैं। सहजीवी संबंध वो संबंध है जिसमें दो जीवधारी जो है एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो सहजीवी संबंध में ये जो है काफी महत्वपूर्ण जीव है। ठीक है, तो चलिए, ये इनके बारे में हमने सारी चीज डिस्कस कर ली। सहजीवी संबंध भी देख लिया, लाइकेन आपने देख ही लिया कि लाइकेन जो होता है, लाइकेन साइनोबैक्टीरिया और कवक को जो है, लाइकेन बहुत महत्वपूर्ण है चीज, जान लीजिएगा। लाइकेन याद रखिएगा, इससे सवाल पूछता है। तो ये क्या है, लाइकेन नील हरित शैवाल और किसका, और ये कवक का एक सहजीवी संबंध का बहुत अच्छा उदाहरण है, सहजीवी संबंध का। इसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। वो कैसे, देखिए, कवक क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, पहली चीज। दूसरी चीज आधार कह सकते हैं, आश्रय नहीं, आधार कह सकते हैं। ये जो नील हरी शैवाल है, इसको जो है क्या करता है, रहने का स्थान देता है या आधार प्रदान करता है, कौन, कवक। और दूसरी चीज क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण, जो जल है उसका ये अवशोषण करता है। जल के साथ बहुत सारे खनिज पदार्थों का, मिनरल्स का, जो भोजन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब जैसे कच्चा माल आप कह सकते हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराता है किसको, नील हरित शैवाल को। इसके बाद ये क्या करेंगे, ये फिर अपना काम शुरू कर देंगे, प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस का काम शुरू कर देंगे। ये भोजन बनाएंगे और एक तो अपने लिए रखेंगे और दूसरा किसको देंगे, कवक को, जिन्होंने कच्चा माल उपलब्ध कराया है या जो इन्हें आश्रय या आधार प्रदान करते हैं। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है सहजीवी संबंध का। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सहजीवी किसके बीच है, सहजीवी संबंध, ये सहजीवी संबंध है बीच में नील हरी शैवालों के और कवकों के। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, ये लाइकेन आप याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है सहजीवी संबंध का। ठीक है, लाइकेन। चलिए अब देखिए, अब ये आपका क्लियर हो गया, साइनोबैक्टीरिया वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। साइनोबैक्टीरिया में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपसे डिस्कस कर ली। साइनोबैक्टीरिया में जो भी सारी बातें थी वो हमने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है, अब इसके अलावा जो है और कोई महत्वपूर्ण बात मतलब इसमें अगर बची होगी
तो हम आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो खत्म हो चुका है। ठीक है, जब हम इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तो कुछ चीज़ें जो है देख लेंगे कि जैसे और कहाँ कहाँ जो है ऐसी चीज़ें हैं जो इनका प्रयोग होता है। तो मुख्य जो बातें हैं जो हर परीक्षा में पूछी जाती हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बाद जो अगर हमारा जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये मोनेरा जगत हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, हमने कौन सा जगत पढ़ा? मोनेरा जगत। अब जो अगला हम लोग पढ़ेंगे, देखिए मोनेरा में हमने क्या देखा था, मेन चीजें क्या थी मोनेरा में। मोनेरा जगत में एक लाइन में बस आप यही समझिएगा, इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी एक मतलब ये याद कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज से आपको क्लियर हो जाएगी। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो स्टेज की जो कोशिकाएं थी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मतलब आप समझ लीजिएगा एकदम सरलतम सूक्ष्मतम कोशिकाएं हैं। मतलब जो आदि कोशिकाएं हैं जो विकास के प्रारंभिक दौर में थी, वो कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक, जिसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव। अब आपने देखा होगा महत्वपूर्ण जो कोशिकांग हैं, कोशिकांगों का अभाव, ये आपने देखा ही होगा। जो महत्वपूर्ण कोशिकांग थे उनका क्या था? अभाव था। माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जिकाए है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, इनका जो है अभाव। तो ये कुछ विशेषताएं हैं मोनेरा जगत के जीवों की। इनमें सरलतम प्रक्रियाएं होती हैं, सरलतम कोशिकीय संरचना होती है। ये मोनेरा जगत की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब जब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद जो अगला जगत देखेंगे और उसके जीवों को हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वो कौन सा जगत है? वो जगत है प्रोटिस्टा जगत। इसमें जो सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता होगी वो क्या होगी? प्रोटिस्टा जगत की यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव। कोशिकाओं वाले जीव, तो मतलब इसी से आप समझ लीजिए कि अब इनमें कोशिकाओं का जो स्तर है वो पहले से ज्यादा विकसित हो चुका है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों को देखेंगे, जैसे हमने देखा मोनेरा जगत को, वैसे प्रोटिस्टा जगत को देखेंगे। इनके महत्वपूर्ण जीवों को देखेंगे, उनकी संरचना, महत्वपूर्ण विशेषताएं और उनके जो आर्थिक महत्व हैं उनको क्रम से हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।